नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका स्वागत। कथा निधि चैनल पर आज हम सुनने वाले हैं एक लघु कथा। कथा का नाम है अवनी। तो चलिए सुनते हैं कहानी। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। सारे मोहल्ले वाले अवनी के दाद देते थे कि बहू हो तो अवनी जैसी। अवनी की इस संस्कारी बहू वाले कैरेक्टर की चर्चा पूरे मोहल्ले में थी। सुबह से लेकर शाम हो जाती थी घर के सारे लोगों की सेवा करते हुए। उसे अपने खुद की भी चिंता नहीं रहती थी कि उसने खुद ने नाश्ता किया या खाना खाया। कई बार तो उसका हस्बैंड रमेश उसे कहता कि मुझे तो समझ में नहीं आता अवनी कि मैंने शादी की है तो अपने लिए पत्नी लेकर आया हूँ या घर भर के लिए नौकरानी। इस पर अवनी का जवाब हुआ करता था, आप भी कैसी बातें करते हैं जी। अगर मैं सारे घर के लोगों की सेवा करती हूँ तो क्या मैं नौकरानी हो गई? यह तो हर एक बहू का कर्तव्य होता है और मेरी माँ ने यही सिखाया है। तो रमेश हंसकर पूछता, तो क्या तुम्हारी माँ ने यह नहीं सिखाया है कि अपने पति के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो? अवनी कहती, हाँ हाँ बाबा, बस मैं अभी फ्री होकर आती हूँ। अवनी के इंतजार में रमेश कब सो जाता पता भी नहीं चलता। फिर सुबह होती और ऑफिस के लिए निकल जाता। अवनी ब्याह करके अपने ससुराल आई तो उसने अपनी माँ के दिए हुए सीख के मुताबिक घर के सारे लोगों के छोटे बड़े सारे काम करने शुरू कर दिए। इस तरह वो उनके दिल में अपनी जगह बनाने में जुट गई थी। उसकी माँ का कहना था कि अगर तुम्हें अपने ससुराल में एक अच्छी बहू बनना है तो सबके दिलों में जगह तो बनानी ही पड़ती है। सबकी मान मर्यादाओं और उनकी जरूरतों का ख्याल रखना एक अच्छी बहू का धर्म होता है। वैसे तो अवनी एक आजाद ख्यालों वाली लड़की थी, लेकिन शादी के बाद एक बहू का धर्म भी तो निभाना था। वह अपने सोच और ख्यालों को कुछ दिनों के लिए जैसे किसी तिजोरी में बंद करके रख देना चाहती थी। पूरे दिन सिर पर पल्ला लिए घूमती, हाथों में भरी भरी चूड़ियां खनकाती हुई, पायल पहनकर पूरे दिन घर का हर काम करती रहती थी। घर के सदस्यों को भी उसकी चूड़ियों की आवाज, पायल की आवाज बड़ी अच्छी लगती थी। घर के हर सदस्य से उनकी पसंद का खाना पूछना बनाना उसकी आदतों में शुमार हो गया था। ऐसा करके धीरे धीरे वह सबकी लाडली बहू बन भी गई थी। एक दिन रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, टीचरशिप के लिए फॉर्म निकले हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि अवनी इसको भरे, क्योंकि पढ़ने में भी वह काफी तेज है। उसने बीएड भी किया हुआ है, वह आसानी से यह एग्जाम क्वालिफाई कर सकती है। अवनी को जब यह बात पता चली तो वह बहुत खुश हुई, क्योंकि वह अपनी जिंदगी इस किचन में ही पूरे समय तो नहीं बिताना चाहती थी। उसे भी उड़ना था खुले आसमान में, उसे कुछ करके दिखाना था अपनी लाइफ में, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। अगर अब यह मौका उसके हाथ आ रहा था तो वह इसे गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उसकी सासू माँ को यह बात पसंद हो पहले। अवनी की सास बोली कि देखो बेटा, मुझे बहू की नौकरी करने जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि सब के सब अपने घर में अपने पैरों पर खड़े हो, कोई किसी पर निर्भर ना हो। चाहे तुम हो या छोटा बेटा राजेश, सब अपने अपने पैरों पर खड़े रहें। लेकिन सोचो, अगर बहू नौकरी करने लग जाएगी, कल को तुम्हारे बच्चे भी तो होंगे, तो उनकी देखभाल कौन करेगा? और वैसे भी तुम इतना पैसा तो कमा ही लेते हो बेटा रमेश, कि तुम अपने बीवी और बच्चे का जीवन यापन अच्छी तरह से कर सको। अवनी की सास ने एक साथ ही दो तीर मार दिए थे। उसने जॉब करने से मना भी नहीं किया था और एक तरह से इनडायरेक्टली मना भी कर दिया। अवनी को बता दिया कि ठीक है, जॉब करने चली जाना, जाना चाहती हो तो, लेकिन हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम उसे खुद ही देखना, घर का भी काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। हमारी तरफ से तुम्हें कोई भी मदद नहीं मिलने वाली है। रमेश को अपनी माँ की बातों को विरोध करने का साहस नहीं था। वह बचपन से अपनी माँ की हर बात सर आंखों पर लगाता था, क्योंकि रमेश के पिता नहीं थे और उसकी माँ ने बड़ी मेहनत करके ही रमेश को इस लायक बनाया था कि वह आज सरकारी जॉब कर रहा था। रमेश ने हथियार डाल दिए, बोला, ठीक है माँ, आपकी जैसी इच्छा। मैं तो सोच रहा था कि अवनी जॉब कर लेगी तो इसका भी मन लग जाएगा और घर में दो पैसे भी आने लगेंगे। अवनी ने भी अपने मन को समझा लिया था कि अब उसकी जिंदगी यही है, जितना उड़ना था उड़ लिया।
उसे समझ आ गया था कि वह जितना भी कर ले, ससुराल के भी मायका नहीं बन सकता है और ना ही सास कभी माँ ही बन सकती है। अवनी मन ही मन अपने आप को समझा रही थी कि अब तुम्हारी यही जिंदगी है, सबकी सेवा करो और अपनी जिंदगी इतनी छोटी सी दुनिया में गुजार के समय बिता दो। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा। अवनी भी माँ बन गई। अब वो पहले से भी ज्यादा ही व्यस्त जीवन जीने लगी, बच्चों के लालन पालन में। सच में उसके पास अब इतना समय नहीं होता था कि वह कुछ और करने के बारे में भी सोच सके। कुछ दिनों के बाद ही अवनी के छोटे देवर की शादी भी होने वाली थी। अवनी को ऐसा लगा कि चलो छोटी देवरानी घर पर आएगी तो उसे घर के कामों से मुक्ति मिलेगी और वह फिर से कुछ अपने लिए सोच पाएगी। इस तरह के सपने अवनी देखने लगी थी। अवनी का देवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी शादी भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की से ही तय हो गई थी। लड़की वाले भी काफी अच्छे खासे अमीर थे। उन्होंने तो शादी सिर्फ उसके देवर के जॉब को देखते हुए तय की थी, वरना कोई भी अमीर आदमी अपनी लड़की इस घर में न ब्याहता। अवनी की देवर की शादी हो गई। देवरानी भी घर आ गई। उसकी देवरानी का नाम ममता था। ममता दहेज में इतना सारा सामान लेकर आई थी कि सबकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। इतना सामान भी कोई दहेज में देता है क्या? ममता अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और खुद भी पहले से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, तो पैसे की तो कोई कमी थी नहीं। उसके माँ बाप ने खुलकर दहेज दिया था। घर में आते ही ममता सबके लिए स्पेशल गिफ्ट पैक लेकर आई थी। उसने अपने इस मोह माया जाल में सारे घर वालों को बांध लिया था। अवनी को सब बात समझ में आ गई थी कि ममता के आने से उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। सुबह होते ही सासू माँ ने आवाज लगाई, अवनी एक चाय का कप ममता के कमरे में भी रख आया करो। यह बात अवनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगी, क्योंकि थी तो आखिर वह भी जेठानी, उसकी भी कुछ पद प्रतिष्ठा थी। लेकिन यह क्या, यहाँ तो छोटी बहू के आगे सारे घर वाले आगे पीछे घूम रहे थे, जैसे वह इस घर की कोई बहू नहीं बल्कि वीआईपी गेस्ट हो। सुबह सोकर जागने के बाद सिर पर घूंघट रखा था और ना ही उसने साड़ी पहनी थी। वह तो नाइटी में ही कमरे से बाहर निकल गई थी। लेकिन किसी को भी इस बात से एतराज नहीं था कि ममता ने साड़ी क्यों नहीं बांधी, बल्कि सब उसकी और तारीफ करने में लगे थे। वाह भाभी, क्या नाइटी है, ऐसी नाइटी हमें भी दिला दो। ऐसे शब्द अपनी ननद के मुंह से सुनते हुए अवनी को भी जलन से महसूस होने लगी। उसे याद है आज भी वह दिन, जब एक दिन उसने सिर्फ सलवार सूट पहन लिया था तो घर में ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। उसने कोई अजीबोगरीब ड्रेस तो पहनी नहीं थी। सासू माँ ने ही सबसे पहले उसे टोक दिया था कि बहू, यह तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि तुम ससुराल में साड़ी के बजाय सलवार सूट पहनकर घूम रही हो। लेकिन यहाँ तो गजब हो रहा है। देवरानी नाइटी पहन के भी घूम रही है घर में सब तरफ, फिर भी सब तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। उसे समझ में आ गई थी दहेज की ताकत। शादी के एक सप्ताह बाद ही ममता की ऑफिस की छुट्टियां भी समाप्त हो गई थी। वह अगले मंडे से अपने जॉब जाने के लिए सासू माँ से बात कर रही थी। सासू माँ ने उसे एक बार भी नहीं कहा कि तुम अभी जॉब क्यों करोगी, तुम्हें पैसे की क्या कमी है, मेरा बेटा तो इतना पैसा कमाता ही है। बल्कि उसे और प्यार से बोली, हाँ हाँ बेटी, जरूर चली जाना, वैसे भी घर में इतने सारे लोग हैं, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, नाश्ता और लंच में जो ले जाना हो वह अवनी को बता देना, वह तुम्हारे लिए तैयार कर देगी। अवनी ऐसा देखकर मन में यही सोच रही थी कि क्या यह वही माँ है। जब मेरी बारी आई थी तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था जॉब पर जाने के लिए, और एक ममता इसको कितना सपोर्ट कर रही है। उसे समझ आ गया था कि दहेज वाली बहू की इज्जत ससुराल में कुछ ज्यादा ही होती है। ममता सचमुच के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वह दिमाग से इतनी तेज थी कि माँ को प्यार से हर बात मनवा लेती थी और उनको पता भी नहीं चलता था। ममता जीन्स टॉप पहनकर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर निकली, सबने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। सास ने तो आवाज लगाई कि बहू, ममता का लंच पैक हो गया क्या, जल्दी से दो, देर हो जाएगी जाने में। अवनी भी बिना कुछ सोचे समझे आदर्श बहू की तरह लंच बॉक्स ममता को पकड़ाई। इस पर ममता बड़ी ही मीठी आवाज में बोली, थैंक यू भाभी, आप मुझे कितना सपोर्ट करती है। भगवान करे हर लड़की को आपकी जैसी जेठानी मिले।
इसके बाद अपनी सास के पैर छूने के बजाय उनसे गले मिलकर वह ऑफिस चली गई। सासू माँ ने भी कुछ नहीं कहा। उसके जाने पर सासू माँ बोली, देखो ममता तो जैसा लगता ही नहीं कि ससुराल में हो या बहू हो, बिल्कुल घर की बेटी जैसी रहती है। उसका व्यवहार कितना खुला हुआ है। अवनी को समझ में नहीं आता कि वह जो भी करती है सब उसमें एक संस्कारी बहू के गुण चाहिए, और यह ममता तो सब काम भी कर लेती और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी मर्जी से रहती। शाम को ऑफिस से भी लेट नाइट ही आती थी। बस आते वक्त बाहर से कुछ खाने पीने की चीजें खरीद कर ला देती थी। उसी से घर वाले सारे खुश हो जाते थे। अब अवनी ने भी ठान ही लिया था कि वह भी कोई इस घर की नौकरानी तो नहीं है जो सबकी सेवा खातिरदारी करते हुए जिंदगी गुजार दे। उसे भी तो हक है जीने का, कुछ अपने मन का करने का। एक दिन डिनर के समय उसने अपनी सासू माँ को बता ही दिया था कि देखिए सासू माँ, ममता को आए हुए भी अब 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, इसे घर के भी काम कुछ तो करना चाहिए। ममता उसी समय तुरंत बोली, भाभी आपने एक बार भी बताया क्यों नहीं कि आपको किचन में तकलीफ होती है? मुझे लगा आपको अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए किचन में नहीं आती थी। ठीक है, शाम को कल से सबके डिनर हम ही बनाएंगे। ममता ने उस दिन तो अपनी वाहवाही लूटने के लिए यह बोल दिया था कि अगले दिन वह डिनर खुद ही बनाएगी, लेकिन वह आज तक अपने लिए कभी चाय तक नहीं बना पाई थी, वह सबके लिए खाना क्या बनाएगी। रात को सोते वक्त अपने पति से कहने लगी कि देखो मैंने तो बोल दिया है कि कल से डिनर बनाऊंगी, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मुझे तो चाय भी नहीं बनाने आती है। तुम कल ऑफिस से जल्दी घर आ जाओगे और किचन में मेरी मदद करोगे खाना बनाने में? हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा जल्दी। अगले दिन शाम को किचन में ममता और उसका पति खाना बनाने में लगे हुए थे। तभी सासू माँ ने आवाज दी, बेटे तुम किचन में क्या कर रहे हो? खाना बनाना औरतों का काम है, तुम आ जाओ बाहर, बैठो इधर। इतना सुनते ही ममता के होश ठिकाने आ गए थे कि अगर उसका पति नहीं रहेगा तो वह इतने लोगों का खाना कैसे बना पाएगी। ममता परेशान होकर किचन में इधर से उधर घूम रही थी। अवनी दूर से ही सारा नजारा देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा भी रही थी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लेकिन उससे फिर रहा न गया। उसके अंदर की संस्कारी बहू आखिर जागी गई और वह किचन में आकर ममता को बोली, चलो ममता मैं भी तुम्हारे साथ हाथ बटा देती हूँ। ममता ने अवनी को इतना सपोर्ट करते हुए देखकर गले लगा लिया और बोली, भाभी सच में आप बड़ी हैं और बड़ों जैसा ही मुझको आप सपोर्ट भी कर रही हैं। ममता को जब यह पता चला कि अवनी को टीचिंग करने का शौक बहुत है, लेकिन वह अपनी सास के आगे कुछ बोल नहीं पाती है, तो ममता ने अवनी से कहा कि भाभी जरूरी है कि आप स्कूल में ही पढ़ाने जाओ। अरे अपने छत के ऊपर का कमरा तो वैसे ही खाली पड़ा रहता है, उसमें सिर्फ कबाड़ ही तो रखा हुआ है, क्यों ना उसे हम साफ सफाई करके और आप उसी में ट्यूशन लेना शुरू कर दीजिए। अवनी धीरे से बोली, लेकिन ऐसा मम्मी करने थोड़ी देंगी। अरे इस बात की चिंता भाभी जी आप मुझ पर छोड़ दो, मैं मना लूंगी मम्मी को। अगले दिन ममता अपनी सास के बगल में आकर बैठ गई और कहने लगी कि माँ जी मेरा सर दुख रहा है, प्लीज थोड़ा सा मालिश कर दीजिए ना। ऐसा देखकर अवनी के तो होश ही उड़ गए कि ममता ऐसा कैसा कर लेती है। ममता की बातों को भी सासू माँ ने मना नहीं किया। वो बोली, ठंडा तेल लेकर आओ, अभी कर देती हूँ। बातों बातों में ममता ने सासू माँ से ऊपर वाले कमरे की बात भी कर दी और वह तैयार भी हो गई। अब अवनी को समझ में आया कि ममता सासू माँ के पास में तेल लगवाने के लिए क्यों जाकर बैठ गई थी। धीरे धीरे ममता ने ससुराल के सारे नियम और कायदे कानून बदल दिए थे, और कुछ दिनों के बाद तो ममता ने अपनी सास को भी सलवार सूट पहनाना शुरू कर दिया था, सिर्फ यह बोलकर कि मम्मी जी आप इसे पहनने के बाद कितनी खूबसूरत और जवान लगती हैं। ममता को फैमिली के हर सदस्य का जन्मदिन भी याद रहता था। सबके जन्मदिन काफी अच्छी तरीके से वह मनाती थी और सबको गिफ्ट देना भी नहीं भूलती थी। अब अवनी को ऐसा लगने लगा कि अगर उसके ससुराल में सास का प्यार पाना है तो उसे केवल संस्कारी बहू नहीं बल्कि एक अच्छी बेटी ही बनना पड़ेगा अपनी सासू माँ की। अब धीरे धीरे अवनी ने भी सोच लिया कि वह भी केवल संस्कारी बहू बनकर नहीं रहेगी बल्कि सासू माँ की बेटी बनने की भी अब कोशिश करेगी। तो मित्रों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मिलते हो दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा।